वो सुनील पुरी हो, शेखावत हो, आपका मिस्त्री हो वेलवेट वाला, हर कैरेक्टर आपका ऐसा होता है कि जो लोगों को याद रहता है। ये मैजिक कैसे होता है? मुझे हमेशा ये था कि मैं जितने वेरिड किरदार कर पाऊँ वैसा मेरे लिए बेस्ट होगा। पढ़ाई तो गड़बड़ है, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ कर सकता हूँ। तो मुझे लगा कि मैं हाई स्कूल में हाई स्कूल ना करना पड़े मुझे, तो मैं कॉलेज ना जाना पड़े, तो मैं एनएसडी को फोन करता हूँ, बोलता हूँ कि मैं आना चाहता हूँ। हम किसी एक्टर को बोलते हैं कि आप सब करते हैं, इसमें डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस कहीं तो है ना, कुछ तो फर्क है, वो क्या है फर्क? तो मेरी शुरुआत एक्चुअली दिल्ली में थिएटर से हुई, लेकिन बंबई में कार्टून्स की आवाज के साथ हुई। थोड़ा सा मजाक, थोड़ा सा सीरियसनेस में बोल दिया मुझे लगा ओह अच्छा, एक्चुअली बात तो सही कह रहे हैं, जब मैं दिख ही नहीं रहा हूं तो क्या फर्क पड़ता है कि मैं क्या कर रहा हूं। हम दिल्ली वाले हैं तो खाना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना खाने के हमारा काम नहीं चलता। सनम तेरी कसम का एक किरदार जयराम पार्थसारथी, क्या फिल्म थी और क्या परफॉर्म किया है आपने उसमें, बहुत बढ़िया। वो किरदार बहुत मुश्किल था क्योंकि वो कुछ ऐसी चीजें करता है जो लॉजिक से परे होती हैं। तो अभी जो चर्चा का विषय सबसे बड़ा है, बेट्स ऑफ बॉलीवुड, आर्यन खान। यंग सा लड़का है, क्या क्या किया इसने? आर्यन ने कमाल कर दिया। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं पराग। आज मेरे साथ एक ऐसे कद्दावर एक्टर हैं कि अगर वो स्क्रीन पे है तो आपकी नज़रें इधर उधर जा ही नहीं सकती, और जो किरदार वो निभाते हैं वो आपको याद रहना लाजमी है। मैं बात कर रहा हूं मनीष चौधरी की। बहुत बहुत स्वागत है। मतलब वो सुनील पुरी हो, शेखावत हो, आपका मिस्त्री हो वेलवेट वाला, हर कैरेक्टर आपका ऐसा होता है कि जो लोगों को याद रहता है, और उस कैरेक्टर को आप बना देते हो, मतलब वो कैरेक्टर याद रहता है। ये मैजिक कैसे होता है? ये इसमें कोई मैजिक नहीं है, इसमें काम जाता है बहुत सारा। हर किरदार की अपनी एक चाह होती है। हर एक्टर की अपनी एक चाह होती है। तो मेरी चाह हमेशा से ये थी कि मैं क्योंकि मेरी जनरेशन बड़ी हुई अमजद खान साहब को देखते हुए, प्राण साहब को देखते हुए, तो मुझे हमेशा ये था कि मैं जितने वेरिड किरदार कर पाऊँ वैसा मेरे लिए बेस्ट होगा। और एक बॉडी ऑफ वर्क मेरा बहुत वेरिड होना चाहिए, उसमें तरह तरह के रोल्स होने चाहिए, उसमें विलन भी होना चाहिए, हीरोइक कैरेक्टर्स भी होने चाहिए, जो जैसा अमजद खान साहब और प्राण साहब करते ही थे। और उनसे पहले बचपन में सोहराब मोदी को देखा करते थे स्क्रीन पर। तो उनसे मुझे हमेशा देखकर ऐसा लगता था कि एक एपिक परफॉर्मेंस मुझे भी करनी है, जैसे सोहराब मोदी साहब करते थे। तो वही मेरी हमेशा से मेरी चाह थी, एंड आई एम ग्लैड कि वो चाह मेरी अब रियलाइज़ हो रही है। और यहाँ आगे बढ़ने के पहले मैं अभी दिल्ली गया था, तो वहाँ पे एक वृद्ध सज्जन मुझे मिले, और उन्होंने कहा मैं तो पहले से जानता था कि ये लड़का बड़ा होके कुछ करेगा। वो एनएसडी के रिसेप्शनिस्ट थे। तो 16 साल की उम्र में क्या सूझा था आपको एनएसडी का कीड़ा? तो सर मुझे ये आपने दैट्स अ गुड वन। सर क्या हुआ कि मुझे पढ़ाई में बिल्कुल भी शौक़ नहीं था। मेरे पिताजी के लिए ये बात थोड़ी सी मुश्किल थी डाइजेस्ट करने के लिए, लेकिन मुझे पढ़ाई में बिल्कुल भी शौक़ नहीं था। लेकिन मुझे 15 साल की उम्र के करीब मुझे स्टेज पे जाने का मौका मिल गया था स्कूल में। तो तब तक बचपन से लेकर 15-16 साल की उम्र तक मैं पिक्चरें बहुत देखा करता था, और मुझे हर हफ्ते एक नई पिक्चर देखने का बड़ा मज़ा आता था कि मैं जाऊं, और मेरे पिताजी और माँ मुझे अलाउ कर देते थे जाने के लिए। तो हमारा एक कुक था, अभी भी है, गंगाराम। तो गंगाराम और मैं जाकर देखते थे पिक्चरें। तो मुझे लगा कि एक बार मैं स्टेज पर आया और मुझे पढ़ाई में मैं बहुत ख़राब था। तो स्टेज पर आया तो ये कॉम्पिटिशन्स होते थे, हाउस कॉम्पिटिशन स्कूल में, जहाँ पर आप कुछ कविताएं कहते थे या कुछ कहानी का एक पोर्शन बोलते थे, जैसे आजकल ओपन माइक होता है। हाँ, जैसे आजकल ओपन माइक होता है। तो उस
कंपटीशन में मुझे एकदम से फर्स्ट प्राइज़ मिल गया। और मुझे याद है कि मैंने नमक का दारोगा जो कहानी है मुंशी प्रेमचंद की, वो उठाई और उसको मैंने कह डाला। और सब लोग कहानियाँ कह रहे थे और मुझे उस वक्त पता नहीं था कि कहानी को कैसे कहा जाता है। तो मुझे जो समझ में आया वो मैंने कर दिया। तो मैंने कहानी को बहुत ड्रामेटिकली दिखा के किया। और ये मुझे पता नहीं था कि ऐसे भी हो सकते, लेकिन क्योंकि मैं फिल्में इतनी देखता था तो मुझे लगता था कि थोड़ा सा एलिमेंट होना हाँ, चाहिए। एलिमेंट होना चाहिए उसका। और उसके चलते मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिल गया। तो तब से मुझे लगा कि अरे पढ़ाई तो गड़बड़ है, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ कर सकता हूँ। तो मुझे लगा कि मैं हाई स्कूल में ज़रा हाई स्कूल ना करना पड़े मुझे, तो मैं कॉलेज ना जाना पड़े, तो मैं एनएसडी को फ़ोन करता हूँ, बोलता हूँ कि मैं आना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे सुना दिया फ़ोन पे 16-17 साल के हो अभी, पहले पढ़ाई लिखाई करो फिर तुम एक्टर बनना। तो फिर ऑफ कोर्स ये बात हुई, लेकिन उसके बाद कुछ सालों के बाद मेरे जहन में ये बात आई जब मैं और काम करना शुरू किया मैंने स्टेज पर, कि अगर उस वक्त मैं समझिए मध्य प्रदेश में होता, भोपाल में होता, तो 15-16 साल की उम्र में मैं हबीब साहब के साथ काम कर रहा होता। बिल्कुल सही, इट्स पॉसिबल। यस यस। लेकिन फिर मेरी एजुकेशन नहीं हो पाती ज़्यादा, और मेरी एजुकेशन फिर इन्हीं के साथ पर होती। मतलब मजे की बात आप ये देखिए कि आपने एनएसडी को एक बहुत बड़ी चीज दे दी जाने अनजाने, क्योंकि आपने नमक का दारोगा को एकदम फिल्मी अंदाज में पेश किया, बाद में वो अंकुर जी ने कहानियों का रंगमंच शुरू किया। तो सारी विधाएं आप नाटक आप कर चुके, आप अभी कर भी रहे हैं, थिएटर हो गया, वेब सीरीज हो गई। ये किस तरह से मतलब हम किसी एक्टर को बोलते हैं कि आप सब करते हैं, इसमें डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस कहीं तो है ना, कुछ तो फर्क है, वो क्या है फर्क? तो एक्चुअली जब मैं 95 में बम्बई आया, तो जिस तरह का क्वांटिटी ऑफ कंटेंट अभी जितना है उस वक्त नहीं था उतना। और पिक्चरों में काम करना एक एक्टर के लिए, अगर आपके पास कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं है, जैसे मेरे पास नहीं थे, बहुत मुश्किल काम था। मतलब आप प्रोड्यूसर तक पहुंच ही नहीं पाते थे। प्रोड्यूसर का दरबान या उसका ड्राइवर ही आपको रोक देता था, मतलब आप आगे जा ही नहीं पाते थे। तो उस वक्त यूटीवी, जो अब डिज्नी बन गया, यूटीवी ने शुरू किया था, कार्टून्स आते थे अमेरिका से, और वो कार्टून्स हिंदी में डब होते थे। तो मुझे उन कार्टून्स को डब करने का काम मिल गया। तो मैं जाता था और वो मुझे बुलाते थे करीब 2-2.5 घंटे के लिए, और मैं 6-8 किरदार अलग अलग कैरेक्टर्स करके निकल जाता था। फिर वो 2-3 महीने के बाद फिर बुला लेते थे मुझे। तो मेरी शुरुआत एक्चुअली दिल्ली में थिएटर से हुई, लेकिन बम्बई में कार्टून्स की आवाज़ के साथ हुई। ये चीज़ भी मेरी और आप में कॉमन निकली। मैं जब दिल्ली पहुंचा, मेरी तनख्वाह थी 8,300 जी न्यूज़ में, और मैं साथ साथ काम करता था संचार भारती में, जो वो जो इंस्पेक्टर ईगल और मोदी के मतवाले राही हाँ, वगैरह of आते तो course। वो सूद साहब, अच्छा, उनका स्टूडियो था वो। वाह क्या। और वो होम टीवी की डबिंग करके मैं 80,000 90,000 कमाता था उस दौर में। आप लकी थे सर, आप दिल्ली में थे, क्योंकि बम्बई में तो मतलब हमको 5-6-7 हज़ार रुपये मिल जाते थे तो हम बहुत खुश हो जाते थे यहाँ पर। तो किसी समय मेरी आवाज़ पे चलता था होम टीवी। खैर, तो आगे आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब। नहीं, तो ये शुरू हुआ। फिर एक मेरा दोस्त था जो मिड डे में काम करता था, और मिड डे रेडियो चलाता था उस वक्त, एक रेडियो चैनल। तो उस पे एड्स ये लोग करते थे बहुत। तो उसने मुझे बोला कि तू आकर ना एड्स कर दिया कर, एड्स की आवाज़ दे दे, थोड़ा सा ड्रामेटिकली बोल देगा, मेरे पास हैं कुछ पैसे जो मेरे लिए मुझे दिए जाते हैं कि आप एड्स करिए और इनको एक्टर्स को दे दीजिए पैसे। तो मुझे मिल जाते थे बहुत जल्दी से पैसे, एंड इट वाज आल्सो इमीडिएट मनी। तो फिर वो शुरुआत हुई। फिर सुधीर काम कर रहे थे जी के लिए बहुत उस वक्त, और वो कब तक पुकारूं उनका बहुत पॉपुलर हुआ था, उनका और सुधांशु का। सुधांशु जो उसके बाद काफ़ी जल्दी गुजर गए अनफॉर्चुनेटली।
तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने उनकी फिल्म देखी थी ओम जी और धारावी और शबाना जी के साथ। तो मुझे लग रहा था कि ये आदमी है जिसके साथ मैं काम करना पसंद करूँगा। तो मैं इनके पास गया, उन्होंने कहा कि तू कर ले, और उन्होंने ऐसे ही मुझे मतलब बात करते करते रोल दे दिया। तो फिर थिएटर से रेडियो की दुनिया आई, रेडियो की दुनिया से टेलीविज़न की दुनिया आई, फिर टेलीविज़न की दुनिया से फिल्म की दुनिया आ गई। क्योंकि उस वक्त जो टेलीविज़न पे काम कर रहे थे लोग, जैसे चाहे सुधीर हों, इम्तियाज़ हो, अनुराग हो, श्रीराम हो, हंसल हों, ये सब लोग एपिसोडिक काम करते थे टेलीविज़न पर और अपनी फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो क्योंकि मैं इनके साथ काम कर रहा था तो मैं इनकी नज़र में आ गया, तो इन्होंने अपनी फिल्मों में मुझे काम देना शुरू कर दिया। तो फिल्म का शुरू हो गया, और फिर ऑफ कोर्स जब OTT का टाइम आया तो वो भी शुरू हो गया। सो मुझे हमेशा से लगता है, क्योंकि मैंने हर प्लेटफॉर्म पर मैंने प्रोफेशनली काम किया है, मुझे ऐसा लगता है कि एक एक्टर का काम है कहानियों का पात्र बनना। वो कहानी किसी भी माध्यम से कही जा रही हो, चाहे वो रेडियो हो, टेलीविज़न हो, अब OTT हो, फिल्म का माध्यम हो, उस कहानी में काम करना इज़ द जॉब ऑफ एन एक्टर। और हर माध्यम का अपनी एक दुनिया होती है, और उस दुनिया में अपने आप को ढालना सिर्फ कहानी में ही नहीं, बल्कि उस दुनिया के माध्यम को समझना कि रेडियो पे किस चीज़ की ज़रूरत होती है। रेडियो पे आप नज़र नहीं आते तो आपके पास क्या है? आपके पास अपनी आवाज़ है। आप फिल्म में बड़े पर्दे पर नज़र आते हैं तो मतलब आपको किस तरह से खड़ा होना है, आपकी बीइंग, आपका स्ट्रक्चर कैसा है, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। टेलीविज़न इज़ ऑल मिड, सब मिड में हो जाता है। इट्स बेसिकली आप पूरे नहीं नज़र आते हैं। तो देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको अपने हाथ का कैसे इस्तेमाल करना है। मैं आपको एक बहुत मज़ेदार कहानी बताता हूँ। तो हम लोग मोहनजोदारो की शूटिंग कर रहे थे 2014 में। तो मैं आशुतोष उसको डायरेक्ट कर रहे थे, गोवारिकर, और आशुतोष ने एक दिन कहा, भुज में हम लोग शूटिंग कर रहे थे, कि ज़रा आओ कबीर बेदी उसमें थे जो मेन विलन थे, कबीर सर की वैन में आ जाओ, थोड़ी सी रीडिंग कर लेते हैं। तो मैं वहाँ पहुँचा तो कबीर सर ने रीडिंग करनी शुरू की, और उसमें मेरी एक लाइन थी जो मैंने बोली, और फिर उन्होंने अपनी रीडिंग की, और रीडिंग ख़त्म हुई तो आशुतोष उनसे कुछ बात कर रहे थे। तो मैंने बीच में उनसे पूछा कि सर, ये जब कबीर सर बोल रहे हैं ये, तो what should I be doing? And there was a moment of silence, and Kabir Bedi turned to me very nicely and said, you won't be seen. So it doesn't matter what you're doing. मुझे ये किस्सा, एक इसी तरह का किस्सा ना सुलभा जी ने सुनाया। सुलभा देशपांडे बड़ी सीनियर एक्टर थी। तो बोले एक फिल्म में वो दिलीप साहब और वो थे, और वो उनका एक सीन था रोने का, और यूसुफ साहब सामने खड़े हुए थे, और डायरेक्टर का नाम मुझे याद नहीं कि क्या बताया था उन्होंने। तो बोले अचानक यूसुफ साहब ने कंधे पे हाथ रखा, बोले सुलभा जी 1 मिनट। बोले अजीब है अहमद को यार, ये औरत एक्टिंग कर करके मरे जा रही, तुम मुझसे ही कैमरा नहीं हटा रहे हो। तो ये स्टार्स का बड़ा ये इशू तो तो मुझे उस दिन मतलब उन्होंने एज अ यंग एक्टर उन्होंने मजाक में भी थोड़ा सा मजाक, थोड़ा सा सीरियसनेस में बोल दिया मुझे लगा ओह अच्छा, एक्चुअली बात तो सही कह रहे हैं, जब मैं दिख ही नहीं रहा हूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। सो जब आप यहाँ लैंड हुए मुंबा देवी की शरण में, एक 25 साल का लड़का आता है, उसके दिल में उमंगे होती है कि बस अब तो खेल कर देंगे। देन ये सारा आपने जो बताया, रेडियो, टीवी, सब डबिंग सब हुआ। फर्स्ट एनकरेजिंग मोमेंट क्या था इस शहर का कि वाह यार? फर्स्ट इंकरेजिंग मोमेंट का एक्चुअली फिल्म इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। हम दिल्ली वाले हैं तो खाना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बिना खाने के हमारा काम नहीं चलता, और खाना भी करेक्ट होना चाहिए। हम कोई भी खाना नहीं खाते। ये बात तो है। तो
मैं महाकाली केव्स में एक महाकाली केव्स एरिया में एक पूनम नगर वगैरह जो एरिया है अंधेरी ईस्ट में, वहाँ पर एक वन रूम किचन का एक कॉम्प्लेक्स था जो माडा ने बनाया था। तो उस वन रूम किचन में बहुत सारे लोग, हम लोग जो जिसे आप स्ट्रगलर्स जिसे कहते हैं। आप जब उधर थे हम वनराई में थे, वन रूम अरे हाँ, तो हम लोग बहुत पास थे। तो वहाँ पे अनुराग वहीं पर रहता था, कश्यप, बहुत सारे और एक्टर्स वहाँ रहते थे, मैं वहाँ रहता था। तो वहाँ आसपास जो खाना था वो मुझे पसंद नहीं था। तो मुझे जिस दिन ये पता चला कि बांद्रा स्टेशन वेस्ट साइड पर एक सरदार जी का ढाबा है, और जिस दिन मैं उस ढाबे पर पहुंचा, वो दिन वो मोमेंट मेरे लिए सबसे इंकरेजिंग मोमेंट थी कि मेरे लिए यहाँ पर खाना है। एक बेसिक चीजें खत्म हो गई, हो गई। और वो बेसिक भी नहीं है, मतलब वो लग्जरी है हमारे लिए कि खाना तो अच्छा होना चाहिए। खाना तो अच्छा ही होना चाहिए। तो मैं वहाँ हफ्ते में 5 दिन महाकाली केव से बेस्ट की बस लेकर पहुँचता था, खाना खाता था और बेस्ट की बस लेकर वापस चला जाता था। क्या बात है, क्या बात। तो ये मेरे लिए बहुत इंकरेजिंग था कि मेरे लिए यहाँ पर खाने को है। और इंडस्ट्री से कब आपको ये हुआ कि नहीं यार, मुझे मेरी दखल ली जा रही है? आई थिंक जब सुधीर ने मुझसे कहा कि मैं तुमको एक रोल देता हूँ, 17 शर्ली रोड नाम का एक सीरीज़ बना रहे थे वो जी के लिए, वीकली होते थे उस वक्त 95-96 में। तो उन्होंने मुझसे कहा, क्योंकि मैंने उनकी धारा भी देखी थी और मुझे आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड विद दैट फिल्म। और फिर जब एक तो ये जब उन्होंने मुझे ये काम दिया, और दूसरा जब श्याम बाबू ने मुझसे बोला कि तुम आकर मुझसे मिल लो। मैं उनके साथ अनफॉर्चुनेटली कोई काम नहीं कर पाया, लेकिन मुझे याद है उन्होंने करीब 45 मिनट मुझे दिए। और कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि कभी कभी, क्योंकि कई बार हमारे अंदर जो सैकड़ों साल से हमारी मेमोरीज है हमारे पास, हम कुछ एक रिएक्ट करते हैं और बोलते हैं शिट, ये मैं हो ही नहीं सकता जो मैंने रिएक्ट किया है। वैसे ये कोई कैरेक्टर अचानक, अब ये यार ये पूरी था या ये है ना, ऐसा होता है कभी? या बहुत बार होता है ऐसा, क्योंकि मुझे बहुत सारे विलन्स के किरदार प्ले करने के लिए दिए गए, और उनमें से एक था सनम तेरी कसम का एक किरदार, जयराम पार्थसारथी, जिसको क्या फिल्म थी और क्या परफॉर्म किया है आपने उसमें, बहुत बढ़िया। थैंक यू। तो जब विनय सप्रू ने मुझे कहानी सुनाई थी, तो मुझे याद है कि विनय और मैं दोनों वो कहानी को सुनाते वक्त और मैं कहानी को सुनते वक्त रो रहे थे। और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि ये है मनीष। तो मैंने कहा तो अब ये है, बस अब आंसू निकल आए तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये तो होगा ही, और अगर नहीं होगा तो फिर आंसुओं का क्या फ़ायदा हुआ। लेकिन वो किरदार बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो कुछ ऐसी चीज़ें करता है जो लॉजिक से परे होती हैं। तो वो किरदार करने में मुझे बहुत मुश्किल हुई, लेकिन जब मैंने वो किरदार किया, लॉजिक से परे मतलब वो कुछ ऐसी चीज़ें करता है जैसे अपनी जीवित बेटी का वो श्राद्ध कर देता है, और उसकी एक अक्खड़पन है उसका, जो वो ट्रेडिशन अपने साथ, जिसको हम ट्रेडिशन कहते हैं लेकिन वो एक्चुअली ट्रेडिशन नहीं कह सकते, वो जिद है उसकी। और फिर लेकिन उसकी सबसे अच्छी बात ये थी कि उसकी जिद फाइनली टूटती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, राइट। लेकिन उसका रिडेम्पशन है, लेकिन उसका रिडेम्पशन है भी और नहीं भी है, क्योंकि बेटी नहीं बचती। हाँ, बेटी तो है ही नहीं, तो आप अपनी जिद को पकड़ के क्या करोगे? मतलब पुराने समय में ये रिवाज होता था, वो जो दिखाया कि अगर बेटी ने भाग के शादी कर लिया है ये, या बेटे ने कुछ गलत कर तो उसका जीवित श्राद्ध कर देते कि हमारे लिए मर गए। आप पुराने समय में क्यों कह रहे हैं? अभी टिल रिसेंटली, I think even today in our country, there are times when young people have to bear the brunt of some very great violence against them. जो हमारे इतनी बढ़िया मराठी फिल्म जो इन्होंने बनाई थी कुछ साल पहले, सैराट, आप अगर उसे देखें
तो आपका मतलब आपका कलेजा फट जाता है कि जैसे वो बच्चा वापस चल के आता है और उसके फुटप्रिंट्स खून के निकलते हैं. आई थिंक इट्स एक्स्ट्रॉर्डनरी एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट बट इट्स रूटेड इन रियलिटी. So unfortunate. So I mean anyway, but that was a very difficult part for me to play. वो थोड़ा मुश्किल था. सो ये सारा करते करते रॉकेट सिंह आई. रॉकेट सिंह के पहले कई सारी फिल्में जो अब विकिपीडिया का भी हिस्सा नहीं है तो I mean, खुद नहीं कहना चाहिए लेकिन कुछ फिल्में को लोगों ने नहीं देखा और वो विकिपीडिया का हिस्सा नहीं है एंड थैंक गॉड फॉर दैट कि मैं बच गया. क्या मुझे ये लगता है कि एक ग्लोरियस पार्ट को सब देखना चाहते हैं, है ना. हमारे यहाँ सक्सेस ही वर्कशिप होती है, लेकिन ये जो उसके पीछे का स्ट्रगल है, मतलब 95 से लगा के मेरे ख्याल कब आई थी रॉकेट 2009 में, तो 14-15 साल इस शहर में काटना. मेरी माँ उसको मेरा 14 साल का वनवास कहती हैं. अब माँ से मुझे याद है, ये बात सही, 14 साल का वनवास है. एक चौधरी परिवार ने परमिट कैसे किया कि जा एक्टिंग कर ले? वो एक्चुअली लकीली आई वाज द यंगेस्ट. तो होता है ना कि जो सबसे छोटा होता है, और मेरे बड़े भाई मुझसे 11 साल बड़े हैं और मेरे मझले भाई मुझसे 7 साल बड़े हैं. तो वो उनमें इन्वॉल्व हो गए मेरे माता पिता, और मुझे थोड़ा सा उन्होंने छोड़ दिया. तो मैं थोड़ा सा बिगड़ गया और मैं निकल आया. चलिए, इट्स अ ब्लेसिंग. तो देन रॉकेट सिंह आई एंड रेस्ट इज हिस्ट्री. वो तो आपने एक से एक किरदार जो किए हैं, तो मुझे अब वो प्रोसेस को जानना है कि यू आर अ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बिल्ट वाइज एंड प्रेजेंस वाइज. पर्दे पर आप जब आते हो, आपकी एक पर्सोना एकदम वो है, लेकिन हमको ये पता होता है कि ये कैरेक्टर अलग है, उस कैरेक्टर से बिल्कुल अलग है, उसके डायनामिक्स बदले होते हैं, उसके फिजिकलिटी बदली रहती है. ये जो शुरुआत में बात करते हैं मैजिक, उसका प्रोसेस मैं जानना चाहता हूँ कि जब आपके पास स्क्रिप्ट आती, व्हाट यू डू? Well, I read it. That is the first thing I do. And उसके बाद basically reading, एक पहली रीडिंग में आपको बेसिक चीज़ें समझ में आती हैं, फिर दूसरी रीडिंग में आपको दुनिया थोड़ी सी समझ आनी शुरू होती है, फिर तीसरी चौथी में आपको लगता है कि अब मैं इसमें थोड़ा सा अपने आप को ढाल के देख सकता हूँ. सो डिफरेंट रीडिंग्स डू डिफरेंट थिंग्स फॉर यू. क्योंकि मैं 14-15 साल की उम्र से थिएटर में काम कर रहा हूँ, तो आई एम अ वेरी वेरी फास्ट रीडर. I can read very quickly and I can learn lines extremely quickly. So because वो मेरे खून में है. हाँ, वो मेरा पार्ट है, मेरी skill. मैं आपने की वो फिल्म, क्या परफॉर्मेंस उसमें, आप जैसा कोई में वो जो कैरेक्टर था ना, और वो उसका रिडेम्पशन होना और उसको महसूस होने के बाद जो सनम तेरी कसम की बात करें, वो बैठा हुआ है पकड़ के उसको कि उसका मेल ईगो जा नहीं रहा है, पर उसको महसूस हो रहा है कि यार, लेकिन वो छोड़ नहीं पाता. हाँ, वो ईगो को अपने छोड़ नहीं पाता, लेकिन उसकी आँख में वो नज़र आ जाता है कि ये समझ रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है. लेकिन वो इतना ज़्यादा रमा हुआ है अपनी एक, आप बंध जाते हैं ना एक स्ट्रेट जैकेट में, वो इतना बंधा हुआ है कि वो अपने आप को उससे इजाद नहीं कर पा. और वो लेयरिंग दिख रही थी. वो मुझे लगता है ये कैरेक्टर बड़ा टफ होगा जब आपने इसको तैयार किया होगा. ये बहुत मुश्किल था. और हमारे जो डायरेक्टर हैं विवेक सोनी, वो एक दिन बेचारे मेरे चलते काफ़ी परेशान भी हो गए थे कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है. लेकिन फिर जब हमने ये वाला सीन किया और फिर विवेक ने जब फिल्म देखी, तो विवेक ने मुझसे कहा कि अब मुझे समझ में आया कि आपको क्या दिक्कत हो रही होगी. व्हाट वाज एग्जैक्टली, क्या वो था? नो, इट वाज जस्ट दैट उसकी जो तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फिल्म में जो किरदार है उसकी बिगिनिंग, मिडल और एंड होता है, उसका एक ग्राफ होता है. तो मेरी कोशिश हमेशा, क्योंकि आप प्रोसेस की बात कर रहे थे, तो मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि मैं उसको सेट पे जाने से पहले उसका ग्राफ, वो कहाँ से शुरू होकर कहाँ से जाएगा और कहाँ अंत होगा, वो मुझे ऑलरेडी पता हो. तो फिर आप मुझे चाहे मिडल में शूट कर दीजिए या पहले
कोई और सीन कर दीजिए उससे कोई, क्योंकि हम लिनियरली तो शूट करते नहीं हैं। तो कहानी का ग्राफ, कैरेक्टर का ग्राफ मेरे जहन में क्लियर होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि वो जो ग्राफ था उसकी क्लैरिटी में मुझे हल्की सी मुश्किल हो रही थी, और विवेक और मुझे हल्का सा थोड़ा सा शूटिंग के दौरान भी हमें वो काम करना पड़ा। ये काम यूजुअली हम लोग शूटिंग से पहले कर लेते हैं, ये काम सेट पे नहीं होता क्योंकि सेट पे टाइम नहीं होता, लेकिन हमको ये काम थोड़ा सा सेट पे करना पड़ा। और जब ऐसा काम आप सेट पे करते हैं तो चीज़ें थोड़ी सी थम जाती हैं, फिर जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर होते हैं हमारे, वो बेचारे हिल जाते हैं। आज का दिन नहीं, दिन नहीं, वहाँ पे तो घंटे भी वेस्ट हो जाए तो मुश्किल होती है। सो आई थिंक पीपल गॉट अ लिटिल, बट ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। मुझे लगता है कि उसका जो सिला था वो हम सभी को बहुत अच्छी तरह से मिला। इनके जो जल्लीकट्टू नाम की एक मलयालम फिल्म आई थी जो बुल रेसिंग पर थी, आपने शायद देखी हो। तो जो जल्लीकट्टू के जो डीओपी हैं गिरीश गंगाधरन, उन्होंने ये शूट की है, तो उसका जो विजुअल है दैट्स वेरी फैंटास्टिक। तो गिरीश अपने ही वाज वेरी, गौतम वाज वेरी गौतम तिन्नूरी हमारे डायरेक्टर, ही वाज वेरी कीन कि मैं लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दूं, इवन दो मुझे लैंग्वेज नहीं आती। सो उन्होंने एक असिस्टेंट मेरे साथ रखा और मैंने जितना मैं तेलुगु ठीक से बोल सकता था, जो नॉन तेलुगु स्पीकर बोल सकता है, मैंने बोला। आप लर्न कर लेते हैं लाइनें, आप फोनेटिक्स की तरह से करते हैं, राइट। और जो विजय मेरे को वापस, विजय देवरकोंडा जो बोल रहे थे लाइनें, उसका मतलब मुझे पता था कि वो क्या बोल रहे हैं मुझसे। तो ये इट वाज चैलेंज, बट द रियल चैलेंज केम व्हेन गौतम सेड टू मी दैट आई वांट यू टू डब इट बिकॉज ही लाइक द टिम्बर ऑफ माई वॉइस वेरी मच। अब आप सेट पे तेलुगु बोलें शॉर्ट में, वहाँ पे आप गलती कर सकते हैं, लिपसिंग हो जाएगा। हाँ, डबिंग आप गलत नहीं कर सकते, उसको आपको ठीक से करना पड़ेगा। सो दैट वाज अ रियल चैलेंज। लेकिन अगर आपने पिक्चर तेलुगु में देखी है, हिंदी में देखी है, हाँ, तो हिंदी में भी मेरी आवाज़ है ऑफ कोर्स, लेकिन तेलुगु में भी मेरी ही आवाज़ है। एंड गौतम वाज वेरी हैप्पी कि, सो आई सेड गौतम, रियलिस्टिकली स्पीकिंग 10 में से कितने नंबर दोगे आप मुझे? इधर मैं आपको 7 नंबर दूंगा। तो अगर डायरेक्टर बोल रहा है कि जिस लैंग्वेज को आप बोलते नहीं हो उसमें मैं आपको 7 नंबर दे रहा हूं 10 में से, तो पास हो गए, मेरिट में है, तो मेरिट में आ गया। सो अभी जो चर्चा है उसके बाद, इस साल तो आप बहुत आ रहे हो, मर्डर आबाद हो गई, हाँ, मर्डर आबाद हुई, आप जैसा कोई हुई, स्काई फोर्स सबसे पहले आई थी, फोर्स, फिर सनम तेरी कसम रिलीज हुई और बहुत चली, क्या चली, बहुत चली, इट्स रेज। या मतलब मैं हर्ष को, उसको मैंने बोला, मैंने कहा ये क्या पागलपन हो गया यार। बोले सर ये यही था बेसिकली, उस समय रिलीज ढंग से नहीं हो पाई। करेक्ट। तो मैं इम्तियाज़ के साथ उनकी अगली फिल्म कर रहा हूँ, द रिटर्न, जिसमें नसीर साहब और दिलजीत हैं। तो सनम तेरी कसम के रिलीज़ के पहले इम्तियाज़ की लैला मजनू थी जिसने सबसे ज़्यादा पैसे कमाए थे। तो मैंने इम्तियाज़ को बोला कि गुरु, मैंने तो तुमको हरा दिया क्योंकि सनम तेरी कसम ने तुमसे ज़्यादा पैसे कमा लिए लैला मजनू से। सो इट डिड एक्सीडिंगली वेल, एंड आई थिंक पिछले 10 साल में, जो 9 साल में जो उसकी एक ऑडियंस बनी है प्लेटफॉर्म्स के चलते, वो ऑडियंस इतनी स्ट्रॉन्ग, और वो ऑडियंस यूथ ऑडियंस है। मैं आपको एक बात, मज़ेदार कहानी बताऊं। मैं एक दिन कहीं सड़क पे ही चल रहा था, गाड़ी की तरफ जा रहा था, एक बहुत ही सिंपल सलवार कमीज़ में पहने हुए एक लड़की 24-25 साल की होगी, मेरे पास एकदम से आई, वेरी एजुकेटेड, सिंपली ड्रेस्ड। आई थिंक शी वॉज फ्रॉम इंदौर। आई थिंक मुझे याद है कि शायद उसने बोला कि मैं इंदौर से आई हूँ, और वो यहाँ पर किसी IT कंपनी में काम करने आई थी, बट शी हैड ऑलवेज ग्रोन अप इन अ स्मॉलर एरिया, नॉट इन अ मेट्रोपॉलिटन सिटी। उसने मुझसे कहा कि मैंने सनम तेरी कसम देखी सर, और आप मुझे मेरे फादर की याद दिलाते हैं। अब मैं सोचूं कि ये क्या कह रही है लड़की कि मैं
क्या मैं इतना क्रूर हूँ, क्या इनके फादर इतने क्रूर हैं, क्या है ये। फिर मैंने उनकी शक्ल देखी और उस शक्ल पे इतनी अच्छी स्माइल थी, एंड आई वाज जस्ट लाइक, ओह, इसमें क्रूरता कुछ नहीं है, कॉम्प्लीमेंट ये है। कॉम्प्लीमेंट है कि आप मुझे फादर की याद दिलाते हैं। सो सनम तेरी कसम में जितनी भी डिफ़िकल्टीज मुझे आई, उसका एक नहीं, मुझे 2 सिला मिला। एक तो इस लड़की से मुलाकात हुई और फिर पिक्चर ने 50 करोड़। तो अभी जो चर्चा का विषय सबसे बड़ा है, बेड्स ऑफ बॉलीवुड, आर्यन खान यंग सा लड़का है, क्या क्या किया है इसने। आर्यन ने कमाल कर दिया। सच ये है कि आर्यन ने कमाल कर दिया है, और आर्यन का कमाल मुझे और बाकी एक्टर्स को पिछले 1-1.5 साल से पता है। ये अच्छा। सिर्फ दुनिया के सामने अभी आया है। ये हमको पहले ही पता था कि यही होने वाला है, क्योंकि वो इतने पैशन के साथ उसने ये कहानी बनाई और इतने डिटेल के साथ उसने सारे कैरेक्टर्स की इजाद की है। किसी भी कैरेक्टर को उठा लीजिए, चाहे वो कैरेक्टर 1 एपिसोड के लिए आए, चाहे वो कैरेक्टर 7 एपिसोड के लिए आए, चाहे वो कैरेक्टर 3 एपिसोड के लिए आए, एवरी कैरेक्टर का आर्क जो है वो इतना बंधा हुआ और इतना सटीक है कि वो शुरू होता है, बीच में जाता है, एंड होता है। इट्स आउटस्टैंडिंग, इट्स फैंटास्टिक वर्क। क्या बात है। तो मतलब एक तो बेचारा इतना ही इतना ओवर प्रेशर था उसके ऊपर कि शाहरुख खान का बेटा डायरेक्शन में आ रहा है, तो क्या वो लड़के पे बीत रही होगी, कितना प्रेशर झेल रहा होगा वो। बिल्कुल, ज़रूर। लेकिन कोयला प्रेशर में ही हीरा बनता है। ऑफ कोर्स, दैट्स व्हाट हैपेंस। तो क्या मतलब चल रहा है बेड्स ऑफ बॉलीवुड, बिल्कुल, of जिस course. तरह से लोग अप्रिशिएट कर रहे ऑफ हैं। कोर्स, आई एम हैप्पी फॉर शाह भाई एज वेल। या आउटस्टैंडिंग। मतलब ही मस्ट बी सो वेरी प्राउड ऑफ, मिसेस खान मस्ट बी सो वेरी प्राउड दैट दे हैव they are seeing their son make something so fantastically dramatic, comedic, relevant, and very, very intelligent. Extremely. I am very proud to be part of it. जब आप पहली बार सेट पे गए थे, आपको उसको देख के लगा था कि यार, कि आप इसलिए गए थे कि यार शाहरुख खान का बेटा है? तो मैं मुझे कहानियों से बहुत लगाव है। मुझे लोगों से ज़्यादा कहानियों से लगाव है, हमेशा से। मुझे शाहरुख खान हमेशा से ही बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरह का चार्म वो लाते हैं फिल्मों में, जिस तरह की उनकी एनर्जी है, वो आपको पर्दे के अंदर खींच लेती है। और ये हर एक्टर या एक्ट्रेस में ये चीज़ नहीं होती। और वो इंसान भी बहुत ही प्यारा है। बहुत अच्छे हैं। सो दैट वाज ऑब्वियसली गोइंग टू प्ले अ पार्ट, दैट दिस इज आर्यन हु इज सर्स सन। लेकिन जब मैंने कहानी पढ़ी और जो काम मैंने सीन वर्क पे देखा जो किया हुआ था, आई वाज जस्ट लाइक, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती, ये तो मैं करूँगा। एंड आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी दैट ही चोज मी टू डू दिस पार्ट, बिकॉज इस पार्ट का, इस कैरेक्टर का, जो फ्रेडी सोडा वाला है, इस कैरेक्टर का जो आर्क है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। क्यों? मैं अक्सर ये कहता हूँ अपने इसमें कि कोई फिल्म खराब नहीं होती, कोई फिल्म अच्छी नहीं होती है, लेकिन हिट फिल्म का स्पॉट बॉय भी हिट होता है और फ्लॉप फिल्म का हीरो भी फ्लॉप हो जाता है। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, वो तो हमें पता है। रॉकेट सिंह, चाहे लोगों ने पिछले 15 साल में कितनी दफ़ा देखी हो, इट्स प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट रीवॉच्ड फिल्म्स इन द रिसेंट डेकेड्स। इतनी रीवॉच्ड लोगों ने कभी नहीं देखी फिल्म कोई पिछले 10-20 सालों में। लेकिन वो फिल्म 1 हफ्ते में ख़त्म हो गई थी बॉक्स ऑफिस पे, वो चली नहीं थी, और हम सभी का दिल टूट के ज़मीन पर गिर गया। वो लड़के से मैं बेइंतहा प्यार करता हूँ, वो लड़के से। और उसका दम देखो ना, सुपरस्टार परिवार से आता है और वो करता क्या है, रॉकेट सिंह, बर्फी, वेकअप से गुर्दा चाहिए सर ये करने के लिए। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। तो मुझे ऐसा लगा, काम करते वक्त भी मुझे ऐसा लग रहा था बैड्स पे, कि जो मेरे कुछ
एक्टर्स के अरमान बहुत होते हैं सर, हमारे अरमान बहुत होते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे अरमान इतने बड़े हों कि जितने भी ऑडियंस हो उन सब को संभालें उसी में। तो जो अरमान मेरे इन दो चीज़ों के साथ थोड़े से रह गए, वो आर्यन ने बैड्स ऑफ बॉलीवुड में मेरे लिए पूरे कर दिए। दैट इज़ वॉट हैज़ हैपेंड। ये आर्यन के लिए भी बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है। क्या बात है। सो ये सर, ये सारा हो रहा है, अब आगे क्या 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 नई नई, जैसे आपने इम्तियाज़ की फिल्म बताई, इम्तियाज़ भी हमारे एक्ट वन के जूनियर है। अच्छा, हाँ ऑफ कोर्स, हाँ वो तो इनके के साथ काम करता था। तो इम्तियाज़ की फिल्म शुरू होगी अक्टूबर में। करण एक फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं धर्मा के लिए, जो विवेक सोनी आप जैसा कोई के डायरेक्टर डायरेक्ट कर रहे हैं। तो वो फिल्म बस अब ख़त्म होने वाली है। तो 2026 में ये दोनों फिल्में आएंगी, अनलेस 2025 में ही आ जाए करण की फिल्म जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट आई एम नॉट श्योर। 25-26 में ही आएगी इसी सीज़न में। और अब बैड्स आ गया है, तो अब मुझे समझ में आना शुरू होगा कि अगला काम उसके बाद क्या होगा। नहीं, लोग पसंद तो इतना कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली अब काम तो एक सफलता सारी चीजें बदल देती है ना, मायने बदल देती है। या नो, बट मतलब जब जैसे जब आर्या आई थी OTT पर, वो मेरा OTT का सबसे बड़ा काम था उस वक्त, जो सक्सेसफुल रहा। शेखावत रहा लोगों के दिमाग में। मतलब अभी मैं आते हुए मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा था कि मैं यार इंटरव्यू कर रहा हूँ, मनीष भाई आ रहे हैं, शेखावत। मैंने कहा तो ये इम्पैक्ट रहता है कि अच्छे कैरेक्टर का। तो उसके तुरंत बाद मेरी वाइफ और मैं जैसलमेर गए। तो वहाँ पर जैसलमेर के फोर्ट की एक गली में मुझे दूर से आवाज़ सुनाई दी, शेखावत साहब। तो मुझे लगा कि गुरु कुछ तो तुमने सही कर दिया है कि राजस्थान में जैसलमेर में तुम्हें शेखावत साहब बुलाया जा रहा है। सो यही है मज़ा। हम ऊपर वाले से यही दुआ करेंगे कि ऐसे ही नए नए कैरेक्टर्स आप अमर करते जाए। और जैसे आपने कहा कि लालची, आपका लालच कभी खत्म ना हो, बिल्कुल, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, लालच कभी खत्म नहीं वैसे ही होना चाहिए। आपसे लोग बहुत प्रेम करते हैं, आपके चाहने वाले आपके हर किरदारों को याद रखते हैं, और ये तादाद दिन गुनी रात चौगुनी बढ़ती रहे, यही दुआ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।